देते वक्त जैसे वही उसकी आखिरी पूंजी हो। लड़की को जब दान में माँ दे रही थी, माँ और पिता दोनों मिलकर दान देते हैं लड़की का, एक रस्म है, आज भी चलता है। तो उसका प्रमाणिक मतलब होता है वास्तविक। माँ दुखी थी, और दुखी कोई फेक बनावटी मुस्कान दुख नहीं था, कोई नकली दुख नहीं था, वास्तविक दुख था। और ऐसा लग रहा था जैसे माँ जो है वो अपनी आखिरी पूंजी दे रही है, अपनी अंतिम प्रॉपर्टी जो है वो दान में दे रही है। अब इसमें एक प्रश्न है कि बेटी को आखिरी पूंजी क्यों कहा गया है? हाँ बोलिए दीपक कुमार, दीपक बोलिए। सर कुछ तो रहा होगा तभी तो ये दान शब्द आया है। क्या रहा होगा? सर कोई तो बात रही होगी ना, तब तो ये कन्यादान में दान का शब्द आया है। नहीं नहीं, जैसे प्राचीन समय में ना स्त्रियों को वस्तु समझा जाता था, यही कारण है। और कोई अगर कारण है तो आप बताइए। सर सर क्योंकि बोलिए आदमी को बोलिए। दान स्त्रियों का मतलब सर आदमी को पता ही नहीं था कि दान का मतलब क्या होता है, इसलिए बोल दिया गया होगा। अच्छा, हो सकता है। चलिए, दीपक कुछ कह रहे हैं, आप अपना बात पूरा कर लीजिए। दीपक। जी नहीं सर। हाँ, नहीं नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है जी, दान का मतलब सबको पता था, ऐसा नहीं, इतना बेवकूफ कोई नहीं था। आपको जान के आश्चर्य होगा ना, आज यूरोप इतना डेवलप कंट्री है। मैं सीधी सी बात बता, ध्यान से सुनिए। तिलक। यूरोप इतना डेवलप कंट्री है, लेकिन 18वीं 17वीं शताब्दी तक वहां ये मान्यता थी, वहां के जो पोप होते थे, क्रिश्चियन पोप जो होते थे, उनकी ये मान्यता थी। और चूंकि उनकी मान्यता थी तो ये आम जनता की मान्यता थी कि औरतों में, स्त्रियों में आत्मा नहीं होती है। ये 1700 ईस्वी की बात है, बहुत पुरानी बात नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि भारत में ये मान्यता थी। आपने सुना होगा बहुत सारे चमन ऋषि का नाम सुना है किसी ने? यस सर, च्यवनप्राश च्यवनप्राश जिसको। वाले। हाँ हाँ हाँ। तो एक कहावत है ना, कहानी है कि च्यवन ऋषि जो है ना, वो कई हजार साल से या 100 साल से, जितना है, हम साइंस में नहीं जाते हैं। तिलक के क्या बच्चे मैसेज कर रहे हैं जी, तिलक के चलते कहानी सुनिए। तो च्यवन ऋषि जो है ना, वो बहुत सालों से तपस्या कर रहे थे, और उनके ऊपर ना पूरा माने मिट्टी उट्टी जमा हो गया था। तो एक राजा ना अपनी बेटी के साथ जंगल में विहार करने गए थे पूरी फैमिली के साथ। तो उनकी बेटी खेलने लगी तो खेलते खेलते उसको देखा एक टीला था, उसमें कुछ लकड़ी से ऐसे हूर दिया, उससे खून निकलने लगा। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या है भाई। उसने मिट्टी को हटाया तो देखा कि अरे इसमें तो एक आदमी है, और मैंने इसके आंख में हूर दिया है, उससे ब्लड निकलने लगा। और इसके बाद चमन ऋषि का ध्यान भी भंग हो गया, और चमन ऋषि बहुत गुस्से में उठे और कहे कि मैं श्राप दे दूंगा, किसने मेरी आंख में छेद कर दिया, किसने मेरे आंख में हुर दिया। तो राजा माफी मांगने लगे। अब माफी के प्रायश्चित में चमन ऋषि ने कहा ना कि इस कन्या को हमारे लिए मतलब दान में दे दो, सुपुर्द कर दो ये कन्या मुझे, मेरे आश्रम में ये रहेगी, मेरी सेवा करेगी। अब पिता बेचारा परेशान हो गया, क्योंकि वो बूढ़ा जीर्ण शीर्ण आदमी, बॉडी में घून लगा हुआ था, 1000 साल से तपस्या कर रहा था। बोले ये कोई बात नहीं, इसका मैं दवाई बनाऊंगा, च्यवनप्राश बनाऊंगा। और चमन ऋषि ने आधे घंटे में च्यवनप्राश बना दिया, उसको खाया, एकदम जवान हो गया। उसको देख करके पिता ने अपनी बेटी को दान में दे दिया। तो ऐसी एक नहीं, हजारों कहानियां हैं जहां पे कन्या का दान होते रहा है। विवाह नहीं हुआ है जी, दान हुआ है। और इसी के कारण ये प्रचलन में आ गया, जब विवाह भी होने लगा तो उसको दान कहा जाने लगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो माँ जो है बहुत दुखी है, उसका दुख बहुत वास्तविक है, बहुत प्रमाणिक है। कितना प्रमाणिक था उसका दुख, मतलब सच में बहुत दुखी थी लड़की को दान में देते वक्त। अब देखो, ये ऐसे सिंपल सी भी बात है, हम इसको दान नहीं भी माने तो भी कितना ये दुखद बात है कि एक माँ बाप अपनी बेटी को पालते हैं। जब आप माँ बाप बनेंगे तब इस दर्द का एहसास होगा। तो जब बेटी को पालते हैं और बाद में फिर उसका किसी और के साथ शादी कर दिया जाता है, ये जाने बगैर कि पता नहीं इसका भविष्य कैसा होगा, लड़का कैसा होगा, सास ससुर इसको कैसे रखेंगे।
तो माँ का दुख वास्तविक होता है, जैसे वही उसकी आखिरी पूंजी हो। माँ इसलिए दुखी है क्योंकि उसको लग रहा है जैसे यही उसकी आखिरी पूंजी है। अब प्रश्न है कि माँ ने आखिरी पूंजी क्यों कहा है? आखिरी पूंजी इसलिए कहा है कि अगर एक माँ के दो संतान है, एक लड़का एक लड़की, तो लड़की जो है अपनी माता पिता से ज्यादा, मम्मी से ज्यादा अटैच्ड रहती है। लड़का सिर्फ माँ से ना अपने डिमांड फरमाइश पूरा करवाता है, लेकिन लड़की जो है ना माँ के साथ दोस्ताना बिहेवियर रहता है, माँ से सारी बातें शेयर करती है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जैसे वो अंतिम पूंजी दे रहा है, क्योंकि लड़की अपनी माँ से बहुत क्लोज होती है। यहाँ पे ये किताब में भी लिखा हुआ है जी, कि बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। अब है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। अब ये कह रहे हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, लड़की की उम्र यही, मान लो कि बाल विवाह भी होता था। बाल विवाह नहीं भी माने तो जो स्टैंडर्ड लड़की का उम्र माना जाता है शादी का 18 साल कानून की दृष्टि में, तो 18 साल की लड़की भी इतनी बड़ी और समझदार नहीं मानी जाती है कि वो अपना घर परिवार चलाए। 18 साल की बच्ची भी बच्ची होती है। तो वही लिखा हुआ है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। अच्छा, अब 21 हो गया। ओके यस सर, अब 21 हो गया। ओके ओके, ये अच्छी बात है। तो लड़की 21 साल की भी है, तो 21 साल 22 साल का लड़का हो या लड़की, वो इतने समझदार नहीं होते हैं कि जिंदगी के सारे डिसीजन ले सके खुद से। उनको भले लगता है आप लोग का उम्र वही जितना भी हो 16 से 15 से लेके 18 साल के बीच का होगा, आपको लगता होगा कि नहीं हम सारा डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन ये उत्साह की वजह से होता है, ऐसा फैक्ट नहीं है। आप बहुत सारे डिसीजन लेंगे गलत हो जाएगा क्योंकि आपको जिंदगी का उतना तजुर्बा नहीं है। तो वही माँ को लग रहा है कि लड़की अभी सयानी नहीं है, यानी बहुत बड़ी नहीं है। उसका उम्र वही 16 17 18 साल पहले शादी हो जाती थी, तो लड़की की उम्र यही रही होगी। अभी इतनी भोली सरल थी। माँ कह रही है लड़की के बारे में कि हमारी बेटी इतनी भोली है, इतनी सरल है कि उसे सुख का आभास होता था। मान लो कि किसी ने कुछ दे दिया, गिफ्ट में दे दिया, तो वो खुश हो जाती थी, सुख का आभास होता था। आभास तो दुख का भी होता था, लेकिन दुख को बांचना नहीं आता था। बांचना शब्द का अर्थ होता है पढ़ना। जिसे किताब बांचते हैं, कोई लेटर बांचते हैं, पढ़ते हैं, तो दुख का पढ़ने का मतलब हुआ कि अपने दुख को एक्सप्लेन करना। तो माँ को लग रहा है कि जब ये ससुराल जाएगी और सास इसके साथ बुरा व्यवहार करेगी, तो क्या ये अपना दुख मुझसे शेयर करेगी, मुझे बताएगी? ऐसा डाउट लग रहा है उसको, क्योंकि लड़की के बारे में उसने जो एक्सप्लेन किया, जैसे मतलब माँ तो बच्चे को पालती है तो उसके हर बिहेवियर को जानती है ना। जब खुशी का समय आता है, किसी ने कुछ दिया तो वो खुश हो जाती है, और जब दुख का समय आता है, मान लो कुछ दुख हो गया, तो बिल्कुल गुमसुम हो जाती है, चुप हो जाती है, किसी से बात ही नहीं करती है, कट्टी हो जाती है। तो वही माँ कह रही है कि उस सुख का आभास जब उसको होता था तब तो वो हंसती खेलती सब कुछ करती थी, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। जब भी उसको दुख हो जाता था ना, वो साइलेंट हो जाती, चुप हो जाती थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इसका मीनिंग आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे लेखक ने कह रहा है कि लड़की जो है वो पाठिका थी धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों की और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इसका मतलब ये हुआ, इसका सिंपल सा मतलब तो यही है कि वो सुख में सुखी होती थी लेकिन दुख बांचना नहीं आता था, दुख को एक्सप्लेन करना उसको नहीं आता था, या दुख में फाइट करना नहीं आता था। हर माँ बाप चाहते हैं अपने औलाद को दुख ना हो, जबकि थोड़ा बहुत दुख होना चाहिए जी। दुख होने से ना एक नई तरह की शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे सामने कोई दुख का पहाड़ आए तो हम कैसे उससे फाइट करेंगे। लेकिन जब तक माँ बाप हैं तब तक ना प्रोटेक्शन की तरह खड़े हो जाते हैं कि हमारी औलाद को, हमारी संतान को किसी प्रकार का दुख ना हो। और ऐसी स्थिति में बच्चे को अगर दुख की शिक्षा नहीं मिली तो फिर बड़ा मुश्किल होता है आगे चल के। तो माँ वही कह रही है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की,
मतलब जैसे न्यूज़पेपर होता है ना, तो हम उसमें क्या करते हैं, बोल्ड बोल्ड लेटर में जो लिखा हुआ रहता है वो तो पढ़ लेते हैं, अंदर में क्या लिखा है उससे मतलब नहीं, हेडलाइंस जस्ट पढ़ लिया, आगे बढ़ा। अंदर में क्या बात है, जैसे कोई विज्ञापन आया कि 10,000 रुपया जमा करें और पाए 1 करोड़ का ये लाइफ इंश्योरेंस। बहुत लोग उसको पढ़ के और लाइफ इंश्योरेंस करवा लेते हैं। नीचे में लिखा होता है टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, और ये बहुत छोटे शब्दों में लिखा हुआ रहता है। तो जो बोल्ड लेटर में कहने का मतलब कि जो जिंदगी की बड़ी बड़ी खुशियां हैं जो साफ साफ दिख रही है, वो तो इसको समझ में आता था, लेकिन जो अंदर की बातें हैं, जो गुप्त बातें हैं, जो पीछे की बातें हैं, जिसको लोग मतलब एक्सप्लेन नहीं करते, उसको समझा जाता है, वो समझ लड़की के पास नहीं थी। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तुक मतलब होता है मतलब तुकांत, जहाँ पे राइम्स कहते हैं, अंग्रेजी में इसको राइम्स कहते हैं, और लयबद्ध कहने का मतलब वो ये गाना टाइप का। तो ये कह रहे हैं ना कि ये गाना मतलब यह खुशी से संबंधित है, कि लड़की जो है वो खुशी वाला सारा पल जीना जानती है, लेकिन दुख वाला पल इसको महसूस होता है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता है, उसको बांचना बोलना नहीं आता है। आगे है, मां ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। और नॉर्मली एक लड़कियों की विशेषता होती है कि वो अपने रूप सौंदर्य पे बहुत ज्यादा मुग्ध हो जाती है, और ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी हो जाती है। अब जैसे पति ने क्या किया, पत्नी को 4 थप्पड़ लगाया, पत्नी नाराज, 1 घंटे के बाद उधर से आया, अरे बड़ी सुंदर लग रही है, पत्नी खुश हो जाती है। उसके रूप सौंदर्य की तारीफ कर दिया, पत्नी खुश हो जाती है। कुछ गहना ला के दे दिया, पत्नी खुश हो जाती है। तो माँ शिक्षा दे रही है अपनी बेटी को कि पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। पानी कहने का मतलब कि पानी में भी अपना चेहरा दिखाई देता है। पुराने जमाने में जब मिरर नहीं होता था, ऐनक नहीं होता था, तो लोग पानी में ही अपना चेहरा देखते थे। तो यहाँ पे पानी का संबंध आप समझिए मिरर से, आईने से। तो कह रही है मम्मी कि तुम अपने रूप सौंदर्य पे बहुत ज्यादा गुमान मत करना, क्योंकि असली जो शक्ति है, असली जो ताकत है, वो आदमी का गुण होता है, रूप नहीं होता है। एक शेर सुना होगा, नहीं सुना मैं सुना देता हूं कि अंदाज अपना देखती है आईने में वो, अंदाज अपना देखती है आईने में वो, और ये भी देखती है कि कोई देखता ना हो। तो अक्सर लड़कियां जो है मिरर के सामने ज्यादा समय व्यतीत करती हैं, अपने रूप सौंदर्य को निहारते रहती हैं। माँ ने कहा कि वहां पे अपना रूप सौंदर्य देखकर रीझना मत। रीझना मतलब अट्रैक्ट होना, इतराना मत। आगे कहती है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है, दहेज के कारण और किसके कारण लड़की ससुराल जाती है, ससुराल वाले उसको परेशान करते हैं, और लड़की जो है ना अपने उस दुख को अपने घर वालों से न कह के, अपने मम्मी पापा से न कह करके सुसाइड कर लेती है, अपने ऊपर किरासन तेल डाल करके खुद को जला लेती है। वही मम्मी शिक्षा दे रही है कि बेटी अगर ससुराल में कोई दुख होगा तो अपने मम्मी पापा को बताना, ऐसा नहीं कि आग लगा के मर जाना। क्योंकि रोटियां, आग जो होता है रोटी सेकने के लिए होता है, आग का काम है खाना बनाना, उसमें जलने के लिए नहीं, तुमको उसमें जलना नहीं है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। ये कह रहे हैं कि अगर वस्त्र और आभूषण दे करके कोई तुमको बहलाता है, फुसलाता है, चाहे वो तुम्हारा पति ही क्यों ना हो, तो तुम इस चीज को समझ लो कि जंजीर चाहे लोहे की हो या सोने की हो, जंजीर जंजीर होती है। वस्त्र दे के अगर तुम्हारे अधिकार से तुम्हें कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, तुमको तुम्हारे अधिकार से कोई छीनने की कोशिश कर रहा है, तो तुम इसके प्रति सचेत रहना, सजग रहना। क्योंकि वस्त्र और आभूषण ये सब शाब्दिक भ्रम है, ये बंधन है स्त्री जीवन के। और इसी बंधन के बदौलत पुरुषों ने बहुत समय तक स्त्रियों पर शासन किया है। वो सीधा मतलब जैसे अंग्रेज आके उपनिवेश बनाया वैसे नहीं, ये मानसिक गुलामी है। बहुत सारी स्त्रियां आज भी मानसिक रूप से गुलाम हैं। तो माँ अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है कि तुम उस गुलामी के जंजीर में मत जकड़ना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना।
अब देखो ये अंतिम जो वाक्य है ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। पूरा इसी में समावेश है सर, पूरा कहानी एक कविता का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखो एक इसके बारे में ना थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अभी क्या हुआ, जब नारी जागरण और क्या क्या चीज शुरू हुआ तो हुआ कि नारी में और क्रांति होगा, नारियों में क्रांति होगा, बहुत सारी महिलाएं पढ़ लिख गई। अब पढ़ने लिखने के बाद क्रांति के नाम पे उन्होंने क्या किया, जींस पहनना शुरू किया, सिगरेट पीना शुरू किया। बहुत सारी स्त्रियां जो है, ये कम से कम भारत के लिए कम से कम अच्छी बात है कि यहाँ पे नशा जो है ना वो 99.99% पुरुषों में है। लेकिन आज का जो आधुनिक महिला है, जो आधुनिक लड़की है, जो कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेज में मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ाई करती है, वो वहां पे शराब पीना सीख रही है, सिगरेट पीना सीख रही है। और वो इसलिए ना क्योंकि लड़कों से बराबरी करनी है। नारी और क्रांति का मतलब ये नहीं है कि आप पुरुषों का नकल करें, पुरुषों जैसा ड्रेस पहने, पुरुषों जैसा हेयर स्टाइल बना लें, ये नारी क्रांति का मतलब नहीं है। अभी एक चुटकुला मैंने पढ़ा था कि एक लंबी लाइन लगी हुई थी, ठीक है, तो उसमें एक आदमी ने अपने सामने वाले आदमी से कहा कि उस लड़के को देख रहे हैं कैसे लड़की जैसा बड़ा बड़ा बाल बना के रखा है। अब लड़के भी ना लड़की जैसा बाल बढ़ा लेते हैं जी, सब फैशन है, आधुनिकीकरण है, लेकिन वास्तव में यह आधुनिकीकरण नहीं है। तो एक आदमी ने अपने सामने वाले आदमी से कहा कि देखो, उस सामने इशारा किया कि देखो उस लड़के को कैसे लड़की जैसा बाल बना के रखा है। तो उस जिससे वो कह रहा था उसने कहा कि वो लड़की ही है, वो लड़का नहीं है। तो कहा कि आपको कैसे पता, आप उसके पापा हैं क्या? तो वो जो सामने खड़ा था आदमी जैसा दिख रहा था, उसने बोला नहीं, मैं उसकी मम्मी हूं। पता नहीं आपको कितना समझ में आया, उम्मीद करते हैं समझ में आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसकी जो मम्मी थी उसका लुक पापा जैसा था। तो ये आधुनिकीकरण का प्रभाव है, इसको वास्तव में आधुनिकीकरण नहीं कहते हैं। लड़की को सजग होना है, जागरूक होना है, पढ़ना है, लेकिन लड़की हो करके, वही कहा है कि माँ ने कहा लड़की होना, अपने लड़की होने को कभी छोड़ना नहीं, क्योंकि लड़की होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना लड़का होना। अब आप लड़की जैसे लड़कों की तरह नकल करने लगी तो वो तो जीरोक्स कॉपी हो गया ना। नकल तो हमेशा नकल होता है, चाहे आप किसी का भी नकल कर लो। लेकिन लड़की अगर लड़की की तरह अपने जिंदगी में आगे बढ़ेगी तो ये उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो माँ वही शिक्षा दे रही है कि कभी पुरुषों का नकल मत करना, लड़की होना, लेकिन लड़की जैसा दिखाई मत देना। अब यहाँ पे जो है ना, इसमें विशेष अर्थ छुपा हुआ है कि लड़की जैसा दिखाई मत देना। लड़की जैसा दिखाई देने का मतलब क्या हुआ कि दब्बू जैसा मत रहना, डरपोक जैसा मत रहना, ठीक है। जैसे आज स्त्रियों का जो एक इमेज होता है कि लड़की जो है वो अकेले जाने से डरती है, सुनसान जगह है तो वो डरने लगती है। तो वही माँ शिक्षा दे रही है कि लड़की जैसा दिखाई मत देना। कहने का मतलब कि तुम्हारे चेहरे पे ना एक कॉन्फिडेंट होना चाहिए, तुम्हारे बातचीत करने के तरीके से, तुम्हारे क्या मैसेज है मुलम्मे? सीधा प्रश्न कीजिए, माइक ऑन करके प्रश्न कीजिए। मुलम्मे या क्या कोई लिखा है जी? सर वो पोयम का डिस्क्रिप्शन में मुलम्मे वर्ड यूज हुआ है, उसका मीनिंग क्या होता है? आदर्श के मुलम्मे में बंधे। मुलम्मे कहने का मतलब एग्जैक्ट मीनिंग तो हमको नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसका एक कहेंगे ना ब्लैंकेट टाइप का, मतलब एक आवरण। जैसे आप लड़कियों पे ना आदर्श का एक चादर ढक दिया जाता है कि आपका जीवन ऐसे ही रहना है। गांधी जी कहते थे कि लड़की जब डाइनिंग टेबल पे डिनर करती है या लंच करती है तो वो सिर्फ खाना नहीं खाती है, माँ उसके साथ बहुत सारा, लड़की हो ऐसे चलती हो तुम, ऐसे नहीं चलना चाहिए।
तो ये सब ना लड़कियों के ऊपर थोपा जाता है। तो मुलम्मा मतलब एग्जैक्ट मीनिंग हमको नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ आवरण से संबंधित है। आवरण मतलब एक चादर, एक कवर। तो आदर्श का मुलम्मा मतलब आदर्श का एक आवरण उसके ऊपर थोपा जाता है। चलिए हम मेन पंक्ति पे आते हैं। यहाँ पे माँ कह रही है कि लड़की होना लेकिन लड़की जैसा दिखाई मत देना। लड़की जैसा दिखाई नहीं देने का कुल मतलब यही है कि लड़की मतलब अपने आप को डरपोक मत समझना, चेहरे पे भय नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए और बिल्कुल बोल्ड, एजुकेटेड, सेल्फ डिपेंडेंट नारी की तरह तुमको जिंदगी को जीना है। तो इस तरह से इस पाठ की व्याख्या समाप्त होती है। आपके अगर कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट, कोई प्रश्न, कोई क्यूरी?